नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तू के राज्य संबंधी विचार। तो जैसा कि हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अरस्तू पढ़ रहे थे और हम जानते हैं कि अरस्तू बहुमुखी प्रतिभा का धनी राजनीतिक विचारक था और उसकी महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिक्स है और उसके अलावा एथेंस का संविधान भी उन्होंने लिखा। तो अरस्तू ने जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विचार रखे हैं उसको अगर हम देखें तो वो ये कहता है कि अपने गुरु प्लेटो की भांति ही, अरस्तू का गुरु प्लेटो था हम जानते हैं, तो उसी की भांति वो सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई अधिकार नहीं है। दरअसल अरस्तू ने सोफिस्ट विचारकों का खंडन करते हुए ये कहा है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति का परिणाम है। इसीलिए अरस्तू कहता है कि राज्य कुलों एवं ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। तो अरस्तू ने सबसे पहले ये बताया कि मनुष्य क्योंकि सामाजिक जीवन में सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जो है उसका कुटुंब, पहली सामाजिक संस्था कुटुंब थी जिसमें मनुष्य ने पहली विवाह पद्धति के आधार पर सामाजिक संस्था कुटुंब की स्थापना की और कौटुंबिक व्यवस्था में ही अरस्तू राज्य का बीज मानता है, क्योंकि वो कहता है कि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में ही काम करता है। कुटुंब स्वाभाविक समुदाय है क्योंकि ये संतान उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य आवश्यकताएं भी होती है। इसलिए वो कहता है कि कुछ कुटुंब मिलकर गांव का निर्माण करते हैं और गांव के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े का निपटारा और सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंधन किया जाता है। लेकिन गांव में भी व्यक्ति की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती और इसीलिए गांवों के सम्मिलन से नगर राज्यों का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार वो कहता है कि कुटुंब से गांव और गांव से नगर राज्य, इस प्रकार उसने ये सारा खाका खींचा है और वो कहता है कि नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण श्रेष्ठतम समुदाय है। इस प्रकार अरस्तू के अनुसार कुटुंब से गांव और गांव से राज्य अस्तित्व में आए। उसके द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा भी यही बताती है। उसके अनुसार राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। जहाँ तक अरस्तू के राज्य के स्वरूप और विशेषताओं को देखें तो उसको हम निम्न शीर्षकों में पढ़ सकते हैं। पहला, उसका ये कहना था कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तू का ये विश्वास था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इसलिए वो जो है वो कहता है कि राज्य परिवार का ही बृहत रूप होने के कारण स्वाभाविक है कि परिवार और व्यक्ति के विकास के लिए जो कार्य परिवार में प्रारंभ होते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि कहाँ होती है? राज्य में। इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। सेबाइन भी ये कहता है कि जिस प्रकार बंज फूल के लिए बंजू वृक्ष में विकसित होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार मानव प्रकृति के उच्चतम व्यक्तियों का विकास राज्य में ही होना स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि अरस्तू का ये मानना है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तू कहता है कि उनका ये तात्पर्य था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है। ये उसका कहने का ये अभिप्राय था कि मानसिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हो चुका था। ये कैसे हुआ? इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है। केवल व्यक्ति केवल एक तत्व, पूर्णता जो उसकी कहाँ आती है? राज्य में ही आती है। तो अरस्तू कहते भी है कि समय की दृष्टि से तो परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। तीसरी बात, उनका ये कहना है कि राज्य सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च समुदाय है। परिवार, गांव और राज्य सभी प्रकार के अलग अलग समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की भलाई या अच्छाई के लिए की गई है। परिवार और गांव आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट और हीनतर अच्छाई को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि राज्य का उद्देश्य तो सर्वोच्च अच्छाई, हाईएस्ट गुड की प्राप्ति करना है। अतः स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र नहीं है,
अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय मात्र नहीं है, वरन यह तो सर्वोच्च समुदाय है। अगली बात देखें तो उसके अनुसार राज्य का स्वरूप क्या है? जैविक है। अरस्तु कहता है कि राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा मानी है। उसके अनुसार राज्य के विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना है और एक संपूर्ण अवयव है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग है। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर पड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति और समुदायों का जो कुछ महत्व है वह सब राज्य के जीवन देने वाली शक्ति के कारण ही है। वो कहता है कि राज्य के अभाव में सब कुछ जड़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और उसका विनाश हो जाएगा। व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में अर्थात राज्य में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। ऐसा जो है आप देखें, यह अरस्तु का मानना है। छठी बात, अरस्तु नगर राज्य को सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन मानता है। अरस्तु के लिए प्लेटो की भांति ही नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। यदि वो उसके जीवन काल में फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उसने भविष्य में निर्मित राष्ट्रीय राज्यों की कल्पना की थी। तो अगर ये सवाल आ जाए कि राष्ट्रीय राज्यों की भविष्य में कल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, तो उसका उत्तर होना चाहिए अरस्तु। दरअसल उसने अपने एक ऐसे आदर्श राज्य का चित्रण किया जो व्यवहारिक हो और वो एक सही साझेदारी हो। इसके बाद आगे चलते हैं। राज्य के उद्देश्य और कार्य। अरस्तु का कहना है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सज्जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। उसके अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई, पॉजिटिव गुड है। इसीलिए वो राज्य के कुछ काम बताता है, राज्य को क्या क्या कार्य करना चाहिए वो बताता है। तो पहली बात वो कहता है कि अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। दूसरा, व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना। हर एक में कोई ना कोई श्रेष्ठ प्रवृत्ति होती है, तो श्रेष्ठ प्रवृत्ति श्रेष्ठ आदत बन जाए, इस रूप में उसको विकसित करना। तीसरी बात, अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, ये राज्य का काम है। चौथी बात, व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिससे उनका शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास हो सके, इसका लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु का जो राज्य है वो किसी सामाजिक समझौते का प्रतीक नहीं है। दूसरा, उसने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है। उसने माना है कि ये मनुष्य की प्रकृति होती है कि वो मिलजुल कर रहना चाहता है और इसी प्रकृति के कारण जो है वो राज्य की उत्पत्ति हुई है, राज्य का उदय हुआ। दूसरी बात ये है कि जो उसने राज्य की उत्पत्ति और विकास के साथ साथ उसने ये बताया, तो वो एक चेन की तरह बताता है कि पहले कुटुंब और कुटुंब के बाद जो है, फिर उसके बाद कुटुंब के बाद जो है गांव, और कई गांव मिलकर नगर राज्यों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार अरस्तु ने एक चेन, एक श्रृंखला की स्थापना की है और उसका ये कहना है कि राज्य के जो उद्देश्य और कार्य हैं उसको भी वो सुनिश्चित करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने राज्य को एक स्वाभाविक समुदाय और व्यक्ति से पूर्व का संगठन, और सबसे बड़ी बात कि उसने राज्य को एक सर्वोच्च संगठन, सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन माना है। राज्य को वो एक आत्मनिर्भर संगठन मानता है, नगर राज्य को सर्वाधिक श्रेष्ठ मानता है और एक सकारात्मक अच्छाई मानता है राज्य को, जो व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करती है। तो हमने देखा कि ये इतने महत्वपूर्ण विषय है जिससे कि हमारी सारी भारतीय शासन और राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। तो हमें इसका अध्ययन करते करते कुछ लोगों ने अरस्तु के राज्य के सिद्धांत के बारे में कुछ कोट भी किया है, कुछ अनकोट भी किया है। जैसे कि सेबाइन ये कहता है कि जिस प्रकार बंजफुल के लिए बंजू वृक्ष में विकसित होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना आवश्यक है। एबस्टीन भी कहता है कि अरस्तु ने अपने इस विचार के आधार पर राज्य की जैविक धारणा की नींव रखी। तो इसमें एबस्टीन की भी कोटेशन है। और मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव गुड की बात करता है, तो पॉजिटिव गुड जो है वो हम सब में मौजूद है, लेकिन उसको विकसित करने का, परिवेश देने का काम जो है
जो मेंटली और फिजिकली और बाकी बाकी तरह से जो हेल्प देने का काम है वो राज्य का है। तो राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, बस अरस्तू कहता है कि व्यक्ति को राज्य में ही रहना चाहिए और राज्य में रह के ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण चहुमुखी विकास हो सकता है, ऐसा उसकी मान्यता है। तो आप जो है अरस्तू के राज्य सिद्धांत को पढ़िए और इसमें कोई दिक्कत आए तो हम उस पर बात करते हैं। धन्यवाद। Pause.